आप लोग काफी समय से हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं और बहुत सारी जानकारी आपने हासिल की होगी। आपके बीच में इतनी बड़ी महिलाएं हमारे कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, यह हमारे लिए गर्व गौरव की बात है। दोस्तों, आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, यह 1994 में शुरू हुआ। इससे पहले आप लोगों को मालूम ही है इतिहास इसका कि किस तरीके से शुरू होते होते अंत में 1993-94 में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। ये हमारे समाज तक पहुंचने में हमको 10-15 साल लगा, लेकिन आज छोटा छोटा बच्चा, हर स्कूल का बच्चा जानता है। आज का दिन का क्या महत्व है, यह भी हमको जानना पड़ेगा। 16 अप्रैल हमारे इलाके के अंदर अंग्रेज लोग पहली बार कब आए? तो अंग्रेज लोगों से समझौता किया गया था यहाँ के रजवाड़ों द्वारा, वो 1818 में हुआ था। और आदिवासियों को रोकने के लिए, यानी आदिवासियों ने कोई समझौता नहीं किया। किससे? अंग्रेजों से। तो आदिवासियों ने आंदोलन किए और आदिवासियों को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को मालूम ही है, खानदेश भील पलटन महाराष्ट्र में बनी। मालवा के अंदर यानी एमपी के अंदर मालवा भील कॉर्प्स बनी और अपने इलाके में मेवाड़ भील कोर बनी, वो 1841 में बना। ये बनाने के बावजूद अब ये जो 3 रेजिमेंट बना, इसके अलावा बहुत सारी और हुई है, लेकिन आप लोग इसको समझिएगा। ये रेजिमेंट बनाई, उसके अंदर आदिवासियों को ही भर्ती किया गया और आदिवासी को भर्ती करके आदिवासियों से ही लड़ाया गया। ये बात याद रखें। नौकरी पर किसको रखा? आदिवासियों को। और किसके विरोध में लड़ने के लिए भेजा? आदिवासियों के विरोध में। ये बात हम लोगों को जाननी समझनी होगी। हमारे इलाके में मेवाड़ भील कोर था, उसका हेडक्वार्टर खेरवाड़ा में था, आप सब जानते हैं। तो 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर बना और इसके बाद हमारे इलाके के अंदर आदिवासी आंदोलनों की तेज गति से शुरुआत होती है। ये इतिहास काफी कुछ हम समझा चुके हैं, लेकिन आज के इतिहास वाला, आज के दिन के इतिहास वाला आंदोलन के बारे में अपन कम जानते हैं। अपने कैलेंडर के अंदर भी वो लिखा हुआ है, लेकिन सीधा मन से अपन ने कभी नहीं बोला। तो 16 अप्रैल 1868 को आज अपने पंचमहाल है, पंचमहाल जिला, वो अंग्रेजों के द्वारा नियंत्रण में आ गया। आपका बड़ौदा के जो मराठी शासक थे, उनको पराजित करने के बाद तो वहां के आदिवासियों ने आंदोलन लड़ा और उसी दिन 16 अप्रैल को एक तो जोरिया परमेश्वर नाम का आदमी था, जो एक साधु संत था, और एक रूप सिंह नायक नाम का योद्धा था। दोनों आदमियों को फांसी दी गई थी। इसलिए ये 16 अप्रैल हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो ये 2 महापुरुष, इसके अलावा दूसरे और बहुत सारे उनके साथी थे, उन सभी महापुरुषों को हम याद करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार वो तो पंचमहाल के थे, हमारा क्या? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये जो इसका नायक था जोरिया परमेश्वर, वो संत था, आध्यात्मिक गुरु था, और जो रूप सिंह नायक था वो आपका योद्धा था, लड़ाका था, यानी लीडर था।
तो इसके बाद में आपका ये 1868 का ये जो आंदोलन हुआ, इसको नायक विद्रोह भी कहते हैं। इसके बाद ही हमारे इलाके के अंदर संत सुरमाल महाराज का भगत आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद ही आपका गोविंद गुरु का आंदोलन शुरू होता है। यह हमारा इतिहास है। इसलिए हम लोगों को यह कहना चाहिए कि यदि 1868 का 16 अप्रैल 1868 का जाम्बूगोड़ा का नायक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह नहीं हुआ होता तो संत सुरमाल महाराज का भगत आंदोलन नहीं होता। और यदि संत सुरमाल महाराज का भगत आंदोलन नहीं होता, भगत आंदोलन के द्वारा जन जागरण नहीं होता, तो 1881 का मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ रियासत के अंदर गमेती मुखियों का दुलेव आंदोलन नहीं होता। और ये दुलेव आंदोलन नहीं होता तो संत गोविंद गुरु महाराज का भगत आंदोलन भी नहीं होता। और संत गोविंद गुरु महाराज का भगत आंदोलन नहीं होता तो पाल चितरिया भूला वालोरिया का आंदोलन नहीं होता, लीलुड़ी बडली का आंदोलन भी नहीं होता। ये क्रमबद्ध इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। जाम्बूगोड़ा का आंदोलन कब हुआ? 1868। संत सुरमाल महाराज का भगत आंदोलन कब से शुरू होता है? आपका 1864 से लगा करके 1898-99 तक। आपका दुलेर का आंदोलन कब होता है? 1881 में। गोविंद गुरु का आंदोलन कब होता है? आपका 1913 में। पाल चितरिया का आंदोलन कब होता है? 1922 में। लिलुड़ी बदली का आंदोलन कब होता है? 1922 में। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारी रास्ता पाल का आंदोलन, कालीबाई, सेंगा भाई, नाना भाई खाट, उन्होंने क्या मांगा था? शिक्षा मांगी थी ना, उनको भी मार दिया गया। ये सभी आंदोलन नहीं हुए होते तो ये जो आदिवासियों का इलाका जहां आज की तारीख में हम लोग बैठे हुए हैं, ये इलाका शेड्यूल्ड एरिया नहीं होता। ये बात ध्यान रखो। शेड्यूल्ड एरिया किसको कहते हैं? वो इलाका जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है, आदिवासियों के लिए अनुसूचित है। भारत देश के अंदर दो ही कम्युनिटी अनुसूचित है, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति। ध्यान रखो, भारत के अंदर दो ही अनुसूचित जातियां हैं। एक अनुसूचित जाति जो जाति है, और दूसरी अनुसूचित जनजाति, वो जाति नहीं है, वो कम्युनिटी है, समुदाय है। ये ध्यान रखो। कम्युनिटी किसको कहते हैं? जो जाति में नहीं आता, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आता। आज हमारे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पूछो 8वीं क्लास की सामाजिक ज्ञान के अंदर पढ़ो, उसके अंदर लिखा है आदिवासी कौन? 7वां पाठ है आपका 3rd बुक के अंदर। उसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी ये लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, जो जाति व्यवस्था में नहीं आते, जो राजाओं के अधीन भी नहीं होते। ये लिखो, ये किताब है, हर एक बच्चे के, आपके हर एक घर के अंदर होगी, 8वीं क्लास की किताब। आपका राजाओं की व्यवस्था को भी नहीं मानते थे, जाति व्यवस्था में नहीं थे, वर्ण व्यवस्था में नहीं थे। ये रहा, ये है पेज क्रमांक 81-82 है, कोई शायद है ना, ये रहा, ये लिखा है, आप देख सकते हैं घर जाकर। ये बात हमें समझना पड़ेगा। तो अनुसूचित जनजाति को, यानी हम लोगों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है, जबकि संविधान सभा के अंदर जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी शब्द की मांग किया था।
कई लोग अपने आप को आदिवासी नहीं कहलाना चाहते। उधर के जो आदिवासी हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के, वो बहुत बड़ी संख्या में 80-90% है। इसको आपका जनजाति क्षेत्र कहते हैं, ट्राइबल एरिया कहते हैं संविधान के तहत। वो अनुच्छेद 244(2) के तहत आते हैं, हम अनुच्छेद 244(1) में आते हैं। ठीक है, तो जो जनजाति क्षेत्र है वहां के लोग अपने आप को आदिवासी नहीं कहते, वो अपने आप को कहते हैं इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल, उनके एरिया को ट्राइबल एरिया कहा जाता है संविधान में, और हमारे इलाके को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो बात ध्यान रखिए, भारत में 2 जातियां, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, यही अनुसूचित है। और यह अनुसूचित क्यों है, इतना लंबा मैं खींचना नहीं चाहता, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहां पर निकल के आती है कि केवल आदिवासियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र मिला है, ये दूसरे किसी को नहीं दिया। केवल आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र मिला। और वो अनुसूचित क्षेत्र क्यों मिला? जहां जहां आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ा, जहां जहां आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ा, उस इलाके को अंग्रेज लोगों ने शेड्यूल्ड एरिया बनाया। ये बात आप 1874 का शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट में भी पढ़ सकते हैं। अभी आपका अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसकी वेबसाइट पर भी मिलेगा। आज की तारीख में ट्राइबल मिनिस्टर होता है, उसको भी मालूम होता है, उसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ के एक एमएलए साहब है, वो भी ट्राइबल मिनिस्टर रहे थे। क्या नाम है? नंदलाल जी। सरनेम क्या है? डिंडोर। बराबर है? मीणा डिंडोर। हमारे उधर राम प्रसाद जी भी डिंडोर है, वो भील है। अब ये पहली बार हमारे विद्यार्थी मोर्चा चुनाव जीता था, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। यहाँ पर भी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बच्चे हैं। कौन कौन है बच्चे? खड़े हो जाए जरा, विद्यार्थी मोर्चा के। जीते हुए नहीं, जो विद्यार्थी मोर्चा में है, काम कर रहे हैं भाई, खड़ा हो जाओ। ये इतने बच्चे हैं विद्यार्थी मोर्चा के, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। या आप लोगों के लिए बताने के लिए मैंने बच्चों को खड़ा किया है, मैं तो जानता हूं। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, हमने छात्रों का संगठन बनाया। और वो क्यों बनाया? क्योंकि कॉलेज चुनाव के नाम पर हमारे लड़कों को ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो दारू बांटते थे, बच्चों से इधर उधर लड़ाइयां करवाते थे। जिस दिन से विद्यार्थी मोर्चा बनाया, उसके बाद कॉलेज चुनाव में दारू खत्म। कॉलेज चुनाव के अंदर दारू खत्म और लड़ाइयां भी खत्म। तो पहला जो चुनाव हुआ था उसमें नंदलाल जी डिंडोर साहब को बुलाया गया था, और उस समय वो क्या थे? ट्राइबल मिनिस्टर। और क्या थे? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष थे। ये बात ध्यान रखो, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष थे, यानी 17 आदिवासी एमएलए के अध्यक्ष थे। और सरकार किसकी थी? बीजेपी की, भाजपा की। जैसे ही वह भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के कार्यक्रम में आए, और दिन भी डूब गया था, लालटेन लगा करके बोले, है ना, और उन्होंने समर्थन कर दिया, मैं अलग राज्य की मांग का समर्थन करता हूं। आप लोगों को ज्ञात ही होगा। और इसके बाद क्या होता है? उनका पावर कम कर दिया, किया कि नहीं किया? इसके साथ और क्या किया? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से हटा दिया।
बराबर है, गलत है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से हटा दिया। बोलो, हमारा ट्राइबल मिनिस्टर था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष था, हटा दिया। और इसके बाद तो पता ही है, टिकट तो दिया ही नहीं। बराबर है? और आगे देखो, अब फिर आपको लगता है कि ये तो भाजपा वालों ने किया था, तो अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वालों ने ट्राइबल मिनिस्टर को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया? नहीं बनाया। एकमात्र हमारे विद्यार्थी मोर्चा के कार्यक्रम में आने की वजह से राजस्थान के अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष ट्राइबल मिनिस्टर होता था, आदिवासी होता था, वो हटा दिया। ये बहुत बड़ी बात याद रखनी, ये मैं कहना चाहता हूं। और हम लोग ये इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारा पुनः ट्राइबल मिनिस्टर या आदिवासी नेता, आदिवासी विधायक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष बने, उसके लिए हम लोगों को एक मुद्दा इस टाइम में रखना चाहिए। जो भी सरकार और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष आदिवासी को बनाएगा, हम उसको वोट देंगे, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। कौन कौन ऐसा चाहते हैं? आप सब चाहते हैं? चलो, अच्छी बात। ये बात क्योंकि पहले था और इन लोगों ने हटाया, ये बात हम लोगों को जाननी समझनी होगी। अब ऐसा उन लोगों ने किया क्यों? दोनों वालों ने किया, और डूंगरपुर में दोनों एक हो गए। कब हुए? जिला परिषद चुनाव के टाइम में, दलोट में भी हुआ। असल में दोनों एक ही है। रोटो बेवड़ है कायगे, अणोड़े है कहते मारो, नड़ोड़े है कहते मारो। एम अणोड़े सरकार बने थे हमारी, अणोड़े सरकार बने थे हमारी। और आपड़े हो काम, आपड़े बाद हो काम ओपानो, झंडा ऊंचा करो, बाजी ऊंची करो, है ना, ये चटाइया ऊंची करो, बस, बीजू कोई काम नहीं। इसलिए हमारे नेता आगे जाके नहीं बोलते। कई लोग तो भजन गाए, कई लोग हो करे। अब अपने लोगों ने ट्रोल किया सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं। और वो जो अपने दो साथी गए, उन्होंने बोला, तो अब धीरे धीरे वो बोलने लगे कि नहीं बोलने लगे? तो हमारे जो लोग नहीं बोलते थे, इट मीन्स ये नहीं है कि आनंद मोड़ो ने तो पहली बात तो उनको वो जानकारी दी नहीं जाती है जो बोलना जरूरी होता है। दूसरी बात है, उनको बोलने दिया नहीं जा रहा था, पर इनको समझ में आया अब नहीं बोलेंगे तो भी कुर्सी जाने वाली है, तो भी कुर्सी जाने वाली है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो मुद्दे खड़े कर रहे हैं वो नहीं बोलोगे तो भी कुर्सी जाएगी, ये कहना चाहते हैं। जो आदिवासी परिवार मुद्दा उठा रहा है, वो जब तक नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी, ये तय है। ऐसा ताबीज बना दिया। और ये ताबीज बनाने वालों कौन है? ये जादूगर है ना। ये बात हम लोगों को समझना है। बहुत पूरी जिंदगी लगाया, समझ करके पूरे समाज को बचाने के लिए योजना बनाई, और इस योजना को आज सब लोग पसंद कर रहे हैं। देखा भी, अब तक हम केवल आदिवासियों के बीच में बोलते थे, और हमारे एससी भाई भी हमारे साथ नहीं आते थे। हमारे एक एससी का सीट था रिजर्व हमारे इलाके में, हमको चुनाव लड़ने के लिए एससी का भाई नहीं मिला। आप सोच सकते हैं हमारे इलाके में। और ये हमारी कार्यक्रम देख देख करके, ये सुन करके, अभी जयपुर के अंदर बहुत बड़ा एससी एसटी का आपका कार्यक्रम हुआ, लाखों लोग आए, वहां पर को इनवाइट किया। एक
भी आपका पूरे 30 से 40 बसें गई थी अपने उदयपुर संभाग से, किसी एससी भाई को नहीं बुलवाया। उन्होंने एससी भाइयों ने कह दिया हमारे तो भंवरलाल जी के अलावा किसी को बुलवाना ही नहीं। ये तुम्हारी विजय है, ये आपकी विजय है कि एससी लोग भी अब सोच रहे हैं कि नहीं, ये लोगों को हमारे साथ रखना चाहिए। ये परिवर्तन है, सामाजिक चेंज हुआ, सामाजिक एकीकरण की शुरुआत हुई, ये हम कहना चाहते हैं। और कल परसों ही 14 तारीख को अहमदाबाद वो भी आए थे, उन्होंने भी निमंत्रण दिया और वहां केवल 2 वक्ता थे, एक उनका एक अपना, और हम तो मुश्किल से 100 जने थे वहां, इसलिए नहीं होंगे और दूसरे नहीं पहचानते हो तो नहीं पता, लेकिन हमारे साथ थे वो 100 जने थे। उनका शपथ ग्रहण भी हुआ, दीक्षा का भी कार्यक्रम हुआ, हमारे लोग बैठे रहे, हमारे कोई शपथ ग्रहण नहीं हुआ, दीक्षा का कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन बोलने के लिए फिर मेरे को भेजा। अब मेरे को ये पता नहीं कि मेरे बाद कोई नहीं है, तो मैंने 16-17 मिनट बोला, और यदि मेरे को पता होता कि मेरे पीछे कोई नहीं है तो मैं थोड़ा सा अपने सामान खींच मारता तो और बड़ा काम हो जाता। लेकिन मैंने ये सोचा कि उनका कार्यक्रम भी बिगड़ना नहीं चाहिए, उनके वक्ता का महत्व रहना चाहिए, इसलिए अपन ने इतना ही बोला। ये बड़ा बदलाव हो रहा है, ये बड़ा बदलाव हो रहा है। और हम लोगों ने हमारे आदिवासी से आज ही उदाहरण है, मेरे एक पोस्ट पर एक मुस्लिम भाई ने पोस्ट लिखा कि मेरा भी गोत्र परमार है, ये आज लिखा है। और आप लोग कहते हो कि हम तो कास्ट में नहीं आते, जाति में नहीं आते, तो मैं गांची हूं, तो मैं जाति माता हूं। देखो ध्यान रखो, मैं जाति माता हूं, इधर परमार राजपूत में भी होते है ना, इधर आपका जाति व्यवस्था में भी परमार है, ये हमको समझ में नहीं आया। आप आदिवासी हो ऐसा कहते हो। उसने सवाल दिया, लिखा, तो मैंने जवाब दिया, भील कोई जाति नहीं है, भील को जाति और धर्म से नहीं समझ सकता है। भील कम्युनिटी है, भारत का मूल कम्युनिटी है, भारत देश का। आज की तारीख में भील त्रिपुरा मिल रहे, वो कहां गए, कहां से गए, कहां से गए? तो पूरे देश के अंदर भील कम्युनिटी था। भील कम्युनिटी कई जातियों में भी बंट गया, कई धर्मों में भी बंट गया, और जो भील कम्युनिटी शासक वर्ग के साथ गया वो ओबीसी भी हो गया। और आज की तारीख में कांति भाई कह रहे थे कि क्षत्रिय आपका राजपूत में भी गया, ऐसा कह रहे थे। वही बात मैंने भी कही थी बीच में, लेकिन हमारे समाज से जो लोग ऊपर शासक वर्ग के साथ गए थे उसको उदाहरण देके बोला था, और ये बात सच है। ये धीरे धीरे आने वाले समय में सबको समझ में आएगा। आज कौन कहता था कि ओबीसी समाज के अंदर लक्ष्मण यादव जैसा आदमी निकलेगा? लक्ष्मण यादव को सुनिए आप, तो आपको लगेगा ये बात तो मेरे घर में भी लागू होती है, ये मेरे परिवार में भी लागू होती है, ये मेरे गांव में भी लागू होती है, ये मेरे समाज में भी लागू होती है। ऐसे ओबीसी के लोग भी निकल रहे हैं। और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, मूल निवासी क्षत्रिय संघ महासंघ, ऐसा कोई नाम से अभी संगठन बना है, ये भी अभी चला रहे हैं। तो धीरे धीरे सभी समाज जागृत हो रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि आपका हम लोग सही रास्ते पर नहीं है, हमको आदिवासियों के मार्ग पर जाना चाहिए। ये आप लोगों की देन है और किसी की देन नहीं है, ये बात समझिए। इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अभी सभी लोग चाहते हैं देश में शांति हो, देश में भाईचारा है, देश में कानून का राज हो, देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो। और यदि देश में लोकतंत्र स्थापित करना है तो हम लोगों को ईवीएम का विरोध करना होगा। ये आज से मैं कह रहा हूं प्रतापगढ़ की धरती से, क्योंकि राजस्थान में सबसे ऊंचा इलाका यही है ना, माउंट आबू है, लेकिन फिर भी पूरा फ्लैट तो यही है। और यहां से हम कहना चाहते हैं कि हमारा एक मुद्दा ये होगा, 17 विधानसभा के अंदर
जो भी पार्टी, जो भी नेता ईवीएम का विरोध करेगा हम उसको वोट देंगे, ऐसा अपन को कहना है। पर वो बोलेंगे ही नहीं, है ना, वो बोलेंगे ही नहीं, वो बोल ही नहीं सकते। कांग्रेस खत्म हो जाएगी ईवीएम के विरोध में नहीं बोलेगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आज की तारीख में ईवीएम से हो रहा है, इसका बहुत सारे एविडेंस है और आप सब जानते हैं पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने बताया था अभी तनलाल जी के बारे में कि वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष थे और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 10 एमएलए भी इस जाजम से चले गए ऊपर, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में प्रस्ताव पारित होगा। क्या प्रस्ताव पारित होगा? ये अंतोष भाई कह रहे थे वो कि हमारे शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर एक भी अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे दिन बंद, दूसरे दिन बंद। इतना बड़ा हमको अधिकार मिला है। यदि अंग्रेजी दारू बंद, आदमी बहिरानो झगड़ो भी खत्म है, झगड़ा भी खत्म। इस झगड़ा तटले से થાય। हमारे भाजने एक आदत है ना, वो आदत है ने पियो तो बोलाय नहीं है, घना खरा था पीस बोलवा बोल है ना, और पीवा बाद આપણે બધું છે गरम रहे, नहीं करवो પડતું ये થઈ જાય है। अरे जो महिला जी तमारी लाड़ी तमे पन्नी लाभ जाओ, फेरा फरी लाभ जाओ, आधाई लाभ जाओ है, तमारे सोरो मोटो की दो रोटा आलिया जिंदाड़ा ही तमारी लाड़ी तमारे घर में आप जी तमे रोटा नहीं बना दे के बना जा कने कने बना जा तो सब एक ही नहीं करते, पेलो एक भाई करे खाली, इसका मतलब सब बदमाश है। इतनी बड़ी बात, इसके बावजूद भी हम दारू पी करके या कुछ भी करके हमारी महिला को, हमारी पत्नी को हम लोग गाली दे, मार पीट करे, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, गलत है। हमें मिसाल की तो है मलेस नहीं तो पीएंगा क्या। कई लोग कहते हैं गुटके मत खाओ, गुटका मिलेगा ही नहीं तो खाएगा क्या, पाना खाए हो है? अरे वो भीग रहा है इसलिए खा रहा है। और एक गंभीर बात है, गुटखा लोग क्यों खाते हैं? कई आदिवासी लोग हैं हमारे, उनका दांतों की बीमारी है, दांतों की पायरिया, वो फ्लोराइड की वजह से होता है। पायरिया, वो पायरिया होने की वजह से आपका दांतों में ब्लड आता है, और उस ब्लड को कम करने के लिए या फिर आपका थोड़ा सा राहत लेने के लिए कई लोग गुटखा खाते हैं, कई लोग तंबाकू खाते हैं। पर इसका भी इलाज है। क्या इलाज है मैं आपको बताना चाहता हूं। आज ये प्रतापगढ़ है, इसके अलावा कौन सी नगर पालिका है यहाँ? दलौट बना रहे हैं ना। आप प्रतापगढ़ का रेफरेंस देख लो। प्रतापगढ़ में पानी क्यों आवे पीवानो? जाखम डैम से, बराबर है। जाखम डैम में ऊपर जमीन के ऊपर पानी है, ध्यान रखो। जाखम डैम में पानी जमीन के ऊपर है, तालाब में है, डैम में है। उसके अंदर मछली भी है, उसके अंदर कछुआ भी है, उसके अंदर अपने पेलो हो गए हाफ पानी वालों जो भी हमारे कुलजूम का ये है, बेदुए है, डेटका, केकड़ा सब है। और फिर पेड़ पौधों के आपका वनस्पति यानी आपका पत्तियां भी उसमें गिरती है, तो वो सड़ गल करके
वो पानी में रहते हैं तो वो मूत्र विसर्जन भी करते होंगे मल विसर्जन भी करते होंगे। उन सब से मिलकर के क्या बनता है? मिनरल बनता है, मिनरल्स। और वो मिनरल हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। मिनरल हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो वो पानी साफ करके शहर में आता है और वो लोग पीते हैं। और हमको कौन सा पानी पिलाते हैं? हैंडपंप का, बोर का, यही ना। और पूरे आदिवासी इलाके में हैंडपंप को लेकर मारा मारी चल रही है। हर आदमी चाहता है मारे घेर में हैंडपंप लगी जाए। और गणखरन तो एम विचारे के मारे रोटा बनावी हैंडपंप कूद रही, ऐसा हालत है। अब बताओ मेरे को, हैंडपंप के अंदर मछली है, कछुआ है, केकड़ा है, मेंढक है, वनस्पति का अंश है? नहीं है। और पानी भी नीचे से आता है। और फ्लोराइड क्या होता है? नीचे ही जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। तो वो फ्लोराइड वाला पानी है, वो ही हम पीते। और फ्लोराइड वाला पानी पीने की वजह से हमारे ये घुटनों में दर्द होता है, जॉइंटों में दर्द होता है, दांतों में पाइरिया होता है। इतनी बड़ी बीमारी हो रही, इसका समाधान आज तक किसी ने करने का कोशिश नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने एक मुद्दा बनाया कि आदिवासी इलाके के अंदर जितने भी बांध हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनके पानी के अंदर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। ये कोई माई के लाल के बोलने की हिम्मत है क्या? ये आप काब्रोस बोली सके कोई नहीं बोली सके। ये थमन थोड़ो का हाड़ बल्ले के दो, थमन कहवाना अधिकार नहीं है ना। पानी के अंदर आरक्षण होना चाहिए, तो हमको भी वो जमीन का मीठा पानी मिलेगा, हमको भी पानी मिलेगा। तो हमारे खेत खलियान वो है आपका, उसमें आपका सब्जी भी मिलेगी, घास होगी तो पशुओं को भी मिलेगा चारा, दूध मिलेगा, खट्टी छाछ मिलेगी, दही मिलेगा, फल फ्रूट्स मिलेंगे। और यही बेचेंगे तो हमको आवश्यकता का पैसा भी मिल जाएगा। तो हमारे लोगों को बच्चे सहित, पत्नी सहित आपका किसी शहर में रोजगार के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, शहर में नहीं जाना पड़ेगा, हमें हमारे गांव के अंदर रोजगार मिलेगा। ये बात कहनी है आपको। अब की बार ये एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि आदिवासी इलाके के अंदर जो नदियां हैं, तालाबें हैं, डैम है, उसके पानी में आरक्षण देगा, उसकी बात करेगा, उसी को हम आरक्षण आपका वोट देंगे। ये बात हमको कहनी पड़ेगी। ये बात आपको आने वाले समय में कहनी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं बार बार बोलता हूं, हमें शासक बनना है, शासक वर्ग बनना है। तो हमारे यहाँ का राजा कौन था? बाबरिया भील यहाँ का राजा था। बांसवाड़ा का कौन था? बांसिया भील। डूंगरपुर का कौन था? डूंगर भील। उदयपुर में कौन था? उदा खराड़ी, उदा भील। तो हमारे पूर्वज राजा थे। आज हम प्रजा हैं और प्रजा से ज्यादा मजदूरों की फैक्ट्री बन रहे हैं। ध्यान रखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आज की तारीख में आदिवासियों को मजदूरों की फैक्ट्री, मजदूरों के आपका श्रमिक बनाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक नियम बनाया है, फैसला किया है कि जिन जिन लोगों को आपका प्रजा बनाया, जिन जिन लोगों को मजदूर बनाया, छोटे काम धंधे दिए, नौकरियां नहीं दी, उन लोगों को हम शासक वर्ग में बदलेंगे। शासक वर्ग बनाने का ही अभियान है। लेकिन एक ध्यान रखो, एक शासक वर्ग हमारे देश में था जिनको हम राजस्थान में कितने रजवाड़े थे? 19 रजवाड़े। वो शासक वर्ग नहीं बनाना चाहते, उसमें एक ही राजा होता था। कितना? एक राजा होता था। और उस राजा के बाद दूसरा राजा कौन बनता था?
उसका बेटा, फिर राजा कौन बनता था, उसका बेटा, फिर राजा कौन बनता था, उसका बेटा। ऐसा शासक वर्ग नहीं बनाना चाहते हम, ये ध्यान रखो। यदि वो प्रणाली सही होती तो वो, ये आपका मुस्लिम लोग बाहर से आए उनसे हारते नहीं। मतलब है था मुसलमान बाहर तक नहीं आप जाए, जो आक्रमणकारी मुस्लिम मध्य एशिया लाइन से आए उनसे हारते नहीं। इसलिए वो शासन प्रणाली भी हमारे लिए सही नहीं है। हमारी एक और शासन प्रणाली भारत में हुआ करती थी, वो आज भी पालों में जिंदा है। पालों में, पाल समझते हो, ये अपना यहाँ सोडलपुर के क्या नाम है, ये भी एक जमाने में पाल हुआ करता था। पाल, पाल के अंदर 12 ही फले होते हैं और प्रत्येक फले का एक मुखिया होता है जिसको गमेती मुखी कहते हैं। और पाल का सर्वसम्मति से भी एक मुखिया होता है, वो पालवी कमेटी कहलाता है। वो डायरेक्ट आसपास का जो राजा होता था उससे बात करता था, इसके अलावा किसी को बात नहीं करता था। ये हमारी व्यवस्था थी। तो भारत के अंदर आज से 2500 साल पहले लिच्छवी गणराज्य था, लिच्छवी गणसंघ था। उसके अंदर 7707 राजा थे। कितने? 7707 राजा लिच्छवी गणसंघ में थे। ये प्रणाली हम लाना चाहते हैं। वो एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का गणतंत्र था, लोकतंत्र था। पूरी दुनिया के अंदर आदिवासियों ने ही लोकतंत्र दिया है। ये लोकतंत्र भारत भूमि की मूल शासन व्यवस्था है। ये गणतंत्र शासन व्यवस्था में आदिवासियों का इस देश को विरासत है, उसको हमें पुनः विकसित करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि आदिवासियों को शासक वर्ग बनाना है, तो हमें कैसा शासक वर्ग बनाना है? ये 7707 राजा वाला। उसका प्रणाली क्या था उस पर अभी बात नहीं करेंगे, आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो। उसी सिस्टम के आधार पर हमने सीसीसी बनाई है। सीसी नहीं, ठीक है, समझ गया था मैं, समझ में आ गई। और उसी तर्ज पर डीसीसी बनाई है, उसी तर्ज पर बीसीसी बनाई है। कई लोगों को समझ में नहीं आया हो तक जो है ऐसा क्यों किया है, ये अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, कि वास्तव में ऐसा क्यों किया गया था। अब धीरे धीरे समझ में आता है। अपने 2 से 4 डीसीसी की मीटिंग प्रतापगढ़ में हो चुकी है, आपको मालूम होगा, ठीक है ना। डीसीसी को सर्वाधिकार है, ध्यान रखो, सर्वाधिकार। लेकिन ना प्रतापगढ़ वाला हमारे तो अलग करबो है एमने सालेगा, इसके लिए सीसीसी बनी हुई है, ठीक है। ये बात हमको समझना होगा। अब जो हमारे देश के अंदर रजवाड़ों की शासक व्यवस्था थी, वो कौन आए सबसे पहले? अरब वाले। अरब वाले वो क्या थे? ट्राइबल थे। अरब मुस्लिम लोग आए, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आपका इस्लाम धर्म को पहुंचाया। वो सबसे पहले 8वीं शताब्दी में आए, वो भी ट्राइबल थे। इसके बाद कौन आए? गजनवी गौरी आए, वो भी ट्राइबल थे। इसके बाद कौन आए? तुर्क लोग आए, वो भी ट्राइबल थे। मुगल, वो ट्राइबल नहीं थे, ये ध्यान रखना। मुगल वो ट्राइबल नहीं थे। तो यहां के रजवाड़ों को, रजवाड़ों के अंदर भी ट्राइबल लोग हैं, ये ध्यान रखना है। ये रजवाड़ों के अंदर भी ट्राइबल लोग हैं। तो ट्राइबल ने ट्राइबल को हराया। लेकिन यहां की जो राज व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर, उसके अंदर एक खामी थी। क्या खामी थी? राजा का बेटा ही राजा होगा, राजा का बेटा ही राजा होगा, फिर वो ही उसी के घर में राजा होगा, इसके अलावा कोई दूसरा राजा नहीं होगा। राजा होने के लिए रानी के पेट से पैदा होना जरूरी था, और वो
भी कौन सी रानी? पेल की रानी, पटरानी, इसके अलावा नहीं। ये नियम था। जबकि उन ट्राइबल्स में क्या नियम था? जितना इलाका जीतोगे उसमें तुमको भाग मिलेगा। ये पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम कैसे फैला ये तुमको कोई बताएगा नहीं। जिस इलाके को तुम जीतोगे उसमें तुमको हिस्सा मिलेगा, जितनी संपत्ति तुम लूटोगे उसमें तुमको हिस्सा मिलेगा। ये भी गलत था। लेकिन इन्हीं दो बातों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल गया। केवल 50 साल के अंदर, मोहम्मद साहब के मरने के 50 साल के अंदर पूरा सेंट्रल एशिया, भारत तक, उधर अफ्रीका तक, स्पेन तक इस्लाम फैल गया। और वो भी ट्राइबल्स थे, अरब के लोग। इन लोगों ने तो जो भारत का शासक वर्ग था आज की तारीख में रजवाड़ा वाला, उनको वो भी, उनमें भी ट्राइबल थे, लेकिन वो ट्राइबल भी यहाँ के तक वहां थे। ये विषय अभी अधूरा है, इतना लंबा खींचने का मेरे पास टाइम नहीं। तो वो लोग आए, उन्होंने उनको परास्त कर दिया और इस तरीके से भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत पूरे देश के अंदर मोहम्मद खिलजी और तुगलकों के जमाने में पूरे देश के अंदर जो आदिवासी राजा थे सब पराजित। इट मीन्स ये मुगलों ने पराजित किए ऐसा नहीं है। ये जो रजवाड़े थे वो हार करके आदिवासी इलाके में आते थे और आदिवासी इलाके में आदिवासी राजा को ही मार करके फिर यहाँ राजा बन जाते थे। ऐसे बना है ये रियासत। ये आप लोग इतिहास जानते हो। अब इसके बाद में फिर मुगल आते हैं। इन मुगलों ने पूरे देश को जीत लिया और कई वर्षों तक राज चला, पर उसमें भी वही शासन प्रणाली थी। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, और उनमें तो एक नियम और भी नहीं था। क्या नहीं था? उत्तराधिकार कैसे होगा पता नहीं था। तो बेटे बेटे आपस में लड़ करके जो जीतता था वो राजा बनता था। ये बात क्यों समझा रहा हूं? ये तुम्हारे अंदर बीमारी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा हूं। इसके बाद आते अंग्रेज। वो शासन प्रणाली गलत नहीं होती, ध्यान रखो, बहुत अहम बात कर रहा हूं। जो भारत के अंदर शासन प्रणाली, लोकतंत्र और गणतंत्र की व्यवस्था खत्म नहीं हुई होती तो रजवाड़े नहीं बनते। और रजवाड़ों की शासन व्यवस्था जो गलत थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता तो भारत में कभी इस्लाम नहीं आता। ध्यान रखो। और भारत में इस्लाम नहीं आता तो संभवतः अंग्रेज भी भारत में नहीं आते। अंग्रेज भी भारत में नहीं आते। अंग्रेज भी इस देश को नहीं लूटते। और सब कुछ हो जाने के बाद आदिवासियों को लगा कि किए। अंग्रेज लोगों ने क्या किया? जंगल का भी कानून बना दिया। पहले जंगल किसके घर हुआ करते थे? किसके हुआ करते थे? आदिवासियों के घर। जब तक जंगल का कानून नहीं था आदिवासी सुरक्षित था। उसको पेट भरने का प्रॉब्लम नहीं था, उसको शिक्षा का प्रॉब्लम नहीं था, उसको पानी का प्रॉब्लम नहीं था। तो हजारों साल तक आदिवासी जंगल के सहारे रहे। इसलिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ा। इसलिए कई लोगों के दिमाग में सवाल भी पैदा होता है कि आदिवासी लोग मुगलों के टाइम में क्यों नहीं लड़े, अंग्रेजों के टाइम में क्यों लड़े? तो अंग्रेजों ने जंगल का भी कानून बनाया। इस वजह से आदिवासी लोग लड़ने को मजबूर हुए, जो मैंने अभी उदाहरण आपको सबसे पहले दिया था। और फिर आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ा। इसी वजह से आपको यह अधिकार मिला अनुसूचित क्षेत्र का। उसी को 5वीं अनुसूची कहते हैं। और ये 5वीं अनुसूची का अधिकार नहीं होता तो आप वार्ड पंच भी नहीं बनते, आप पंचायत समिति सदस्य नहीं बनते, आप जिला परिषद सदस्य नहीं बनते, आप सरपंच नहीं बनते, आप एमएलए नहीं बनते, आप एमपी नहीं बनते और आपको नौकरी भी नहीं मिलती। इतना बड़ी बात इन 4-5 आंदोलनों की बदौलत से हमको मिला है। ये इतिहास हमको ज्ञात होना चाहिए। तो हमारा जो लोग
सुधरेंगे, ये आज मैंने लिखा था, जो लोग सुधरेंगे, हम कहते हैं उसके अनुसार दारू नहीं पीना है, छोड़ेंगे। किसी दूसरी महिला के साथ इधर उधर देखना नहीं है, अपने वाली को छोड़ करके, है इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं। अब मारते एक कहते मैंने कोई तकलीफ नहीं है, तब ना तकलीफ है। ये चीज समाज सुधार की बात है। समाज को व्यवस्थित बनाना हमारे पूर्वजों के समान। इसलिए कह रहा हूं मैं, इधर उधर ये ताकने जागने वाले लोगों को भी हम याद नहीं रखेंगे, ये आज कह देता हूं, ठीक है। और आज तक की कोण करता हुए तो ही बंद, ये समाज सुधार चल रहा है, आदर्श समाज बनाना है मुझे, है ना। दारू बंद, ये भी बंद, फोटो खिंचवा सकते हो, बाकी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे प्रभावित होते हैं। अभी कल परसों हुआ वहां पर अंबेडकर जयंती पर, अब क्या ये गिरीश ने अंतोष भाई ने वो बैठे, उनको पूछो। अब जैसे मैं तो बोल के आया, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर पड़े फोटो खींचने के लिए। अब इतने लोग आ गए तो ये लोग लेके मेरे को भागे, लोग कार्य लाखों लोगों में से कार्य फोटो खींच रहे ना। अब ये लोग तो अपने थे नहीं, अब कौन पहचाने उनको, लेके भागे। और रोड के पास आते आते एक आदमी अपनी बेटी को लेके आया, वो भी शायद शादीशुदा थी या फिर कोई भी होगा। वो आया और इन मेरे आपके साथ इनका फोटो खिंचवाना, ये पूछ लो इनको। और उन्होंने फोटो खींचा, हमने तो नाम भी नहीं पूछा, कहाँ के हो न कौन हो न क्या हो न कौन से जिले का कौन से समाज को पूछा ही नहीं, हम तो फिर भाग आए। अब आप सोचिए ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ऐसा जैसा पाल बलुआ में भी हुआ था। ये इसलिए हो रहा है कि हम वो बात बता रहे हैं जो कोई बताता नहीं है। आज जिंदा रहने के लिए, आदिवासियों को जिंदा रहने के लिए जो भी चाहिए वो हम सब बोल रहे हैं। इस वजह से ये बात होती है, नहीं तो मारा थे कौन फोटो के साथ कौन के साथ। पर हम जो बोलते हैं यहां लगता है, दिल को छूता है, ऐसे हमारे पास मुद्दे, ठीक है। ये बात हमको समझना है। तो शासक वर्ग बना रहे हम, कैसा? कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 100 लोग होना चाहिए हमारे पास। कटला हो एक धोखो आले तो बीजो धोखो आले तो तीजो पानी बियड़ पानी आवे के बियड़ था ना एम जूझे हमारे। इसलिए ये जाजम में से आदमी निकालने की व्यवस्था बनाई है। ये पूना पैक्ट का दुष्प्रभाव रोकने के लिए बनाई है। ये बहुत बड़ा विषय है। देश में लोकतंत्र आने से पहले हम लोगों से सिलेक्शन का अधिकार छीन लिया। केवल इलेक्शन का अधिकार है। हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा, हमारा एमएलए कौन होगा, हमारा एमपी कौन होगा, ये सिलेक्शन करने का अधिकार हमसे छीन लिया। इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। इसलिए हमने फैसला लिया कि इस जाजम से ही सिलेक्टेड होगा और वो आदमी चुनाव लड़ेगा। ये मिला था ना, क्या नाम है, खड़ा हो भाई, दरियावाद थावर, ये थावर डामोर में, ये थावर डामोर ऐसे सिलेक्ट हुआ था। 300 350 लोगों ने रात को वोटिंग दे करके इसको सिलेक्शन किया था, है ना। मांगू भाई ने सिलेक्शन हुआ, ने मेरे को फोन किया रात को 3:30 बजे फोन आया था कि हमारा काम हो गया है। 3:30 आखी रात मती कुंडा होगी होनी ही जाने, पर मेरे को पता है 3:30 बजे फोन आया था। ये प्रणाली लागू करना है, ये बात हम कहना चाहते हैं। और इसका मतलब हुआ कि भारत के अंदर एक ही शासन प्रणाली थी जो सफल थी। ध्यान रखो, मैं बहुत अहम बात कह रहा हूं। ये जो बात कह रहा हूं वो पूरे बिल प्रदेश के लिए है, केवल राजस्थान या प्रतापगढ़ के लिए नहीं। मैं जो बोल रहा हूं वो है ना, पूरे बिल प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए है। इसका मतलब हुआ भारत में एक ही शासन प्रणाली सफल थी और सही थी।
वो थी गणतंत्र की शासन प्रणाली, और राजतंत्र की शासन प्रणाली गलत थी, और गलत थी उसका प्रमाण है कोई भी राजा की 7-8 पीढ़ी के बाद में वो राजा का राज खत्म हो जाता था। भारत के अंदर इतिहास देखो, यही राजपूतों के साथ में हुआ, यही आपका तुर्कों के साथ में हुआ, यही आपका मुगलों के साथ में हुआ, और आज की तारीख में भी वही हो रहा है। नेता का बेटा ही नेता होगा। तो ये कौन सी शासन प्रणाली ला रहे हैं? कौन सी ला रहे हैं? वही राजतंत्र। सरपंच का बेटा ही सरपंच होगा, बेटा नहीं है तो पत्नी होगी, पत्नी नहीं तो बहू होगी, काम तो वही करेगा। नेता के परिवार में ही दूसरा नेता होगा, तो हमें होकर कंटोड़ा बेना अमर हूं। इसलिए हमने फैसला दिया, ये जो शासन प्रणाली लोकतंत्र विरोधी है वो आदिवासी इलाके से खत्म करना है। इसलिए हम लोगों ने जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई, और 12 विंगे, कौन कौन सी? विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, सेवानिवृत्त कर्मचारी, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, कमेटी मुखी, आपका नगर पालिका के पार्षद, सहकारी समिति वाले, और 2 और कोई बच गए, हाँ, जो भी 2 और विंग से, इस तरीके से 12 विंग से सामाजिक, उनके जो लोग होंगे वो बैठेंगे और बैठ करके वोट करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म। ये सारा आप लोगों को समझा दिया गया है, ये सब भाई जानते हैं, ठीक है। और एक और ये बहुत इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, मैं एक ही स्पीच में अपनी कह देना चाहता हूं कि भारत के अंदर सभी धर्म वाले लोग आए, मुसलमान भी आए, ईसाई भी आए कि नहीं आए? लेकिन एक धर्म ऐसा था जो भारत से बाहर गया, और कितने देशों में आज की तारीख में? 82 देशों में, 82 देशों में। और इस्लाम भी भारत में आया तो हथियार के बलबूते आया। अंग्रेज ईसाइयत लेके आए, हथियार के बलबूते लेके आए। और ये जो भारत से धर्म बाहर गया वो कोई लेके गया ही नहीं, वो विचार गए, प्रचारक गए, वो हथियार लेके कभी नहीं गए, और आज 82 देशों में फैल गया। वो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है, बौद्ध धर्म में कोई ईश्वर नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता। ये धर्म भी नहीं है, मार्ग है, जीवन मार्ग। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ये विचार पूरी दुनिया के अंदर गया, तो ये विचार कहां से आए? ये कहां से आए विचार? गौतम बुद्ध एक व्यक्ति था, लेकिन उनमें वो विचार कहां से आए? ये बात बहुत बड़ी है। आपका गौतम बुद्ध का धम्म 2500 साल पहले था, सिंधु घाटी में नहीं था। था क्या सिंधु घाटी सभ्यता में? इतिहास के स्टूडेंट कौन कौन है? हाथ ऊंचा करो जरा। ये इतने तो हैं। आपका 2500 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए, इसके बाद बौद्ध धम्म आया। लेकिन आपका 3500 साल पहले भारत में नगर हुआ करते थे, नगर, शहर, और ऐसे शहर आज भी भारत में नहीं है। ऐसी व्यवस्था थी, नाली व्यवस्था थी, और उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर वाले जो लोग थे वो हाथों में कड़े पहनते थे,
आज भी उनकी मूर्तियां मिली हाथों में कड़े। यहाँ कई महिलाओं के कड़े हैं, यहाँ आदमियों के भी कड़े होते हैं। आए समझ में? ये देख लो, ये व्यवस्था देखो। मध्य प्रदेश में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में देखो, महाराष्ट्र में देखो, ये चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, वो भील आदिवासियों में आज भी है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता निर्माण करने वाले आदिवासी लोग थे, उनसे बौद्ध धर्म पनपा, ये कह सकते हैं हम। तो आदिवासियों के आपका विचार को थोड़ा सा आपका संशोधित करके बौद्ध धर्म बना होगा और पूरी दुनिया में गया होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो भारत से एक ये विचार दुनिया में गया। कौन कौन से देशों में? श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया में, मंगोलिया में, हर जगह। पहले वो ईरान तक था, मध्य एशिया में भी था, अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान में था, लेकिन वहां इस्लामीकरण हो गया। ये बात ध्यान रखना होगा। तो आदिवासियों के विचार को आगे बढ़ाया बौद्ध गौतम बुद्ध ने, और वो पूरी दुनिया में फैला। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे देश से एक आदमी और का बड़ा सम्मान हुआ। एक तो वो आदमी का, एक दूसरे आदमी का। वो भी आपका हथियार के बलबूते नहीं गया, वो विचार गया। कल परसों अंबेडकर जयंती हुई। अंबेडकर जयंती के दिन अमेरिका के अंदर अमेरिका का झंडा और ये जो कांति भाई बात कर रहे थे, वो दोनों झंडे एक साथ फहराए गए। वीडियो देखे होंगे, एक साथ। इस भारत देश के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं। इसके लिए आप लोग आज की तारीख में गर्व कर सकते हो। और इस दिन को अमेरिका के अंदर इक्वलिटी डे घोषित किया गया, समानता दिवस। जबकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ना मोसो ने तोने सो, मोसो ने तोने सो। और तो और हमारे समाज के अंदर आदमी और औरत दोनों बराबर थे। ये आदमजी मोसो ने तो नहीं। और इसी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे देश के अंदर आदिवासी महिलाएं एक जमाने में शासिका हुआ करती थी। जब तक वो आजाद थी, जब तक वो स्वतंत्र थी, तब तक आदिवासी समाज के ऊपर कभी भी आंच नहीं आई। आपने देखा होगा जंगल में आदिवासी महिला केवल एक कुल्हाड़ा लेके जाती थी। कोई साथ में आवेद नहीं आवे तो कोई। जंगल में जंगली जानवर भी होते थे तो वो उनसे लड़ लेती थी। इतना बहादुर थी, इतना स्वतंत्र महिला थी, बहादुर महिला थी, ताकतवर महिला थी। इसलिए उनकी संतति भी बहुत ताकतवर हुआ करती थी। आज है 80 किलो, 30 किलो, 35 किलो। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि महिला को कमजोर करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, तो व्रत ने, उपवास ने, कर्मकांड ने, ने पेलो ने, ढेकड़ो ने, माकड़ो। फिर आजकल एक घणी बात एक गजब साली की है, कलश हवा वाली गंगोद्यापन। अले तमे मरो ते तमारे फूल पदरा क्या गो गौतम बाप से, ठीक है ने अमर वाला बेणी सब बराबर है। तो यदि पानी पदरा बुसवे ने पानी की पूजा करवी स्वे तो गौतम बाप सी वालों करो, बेणी से वालों करो। फिर तो पदरा बस आता ने वेव पानी लवेंगे फिर गंगोत्यापन करी। ये कौन सा नाटक है? ये बात भी हमको समझना पड़ेगा, वो लोग क्या चाहते हैं। और एक बात, ये कल परसों हमारे ये दशरथ जी बरंडा, हाथ ऊंचा करना जरा। दशरथ जी बरंडा किधर गए? हाँ, दशरथ जी बरंडा ने एक बात बताई थी कि हमारे समाज के अंदर मन्नारा यूं बोलते हैं तो वो लोग विरोध करते हैं। मन्नारा, मन्नार और मन्नारी हो क्या समझ में आवे? नहीं, अब जो किस किस को पता है? नहीं, 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 नहीं,
हाँ हरी तू बता, नाम भूल गया मैं। कल्पना मन्नारो એટલે मर जाता है ना उसके बाद। हाँ, मरने के बाद मन्नारो हम कहीं मन्नारायण सूरी में कहीं, मन्नारायण सुरोई में कहीं, मन्नारायण गिरवाली में कहीं, जो जिंदा होते हैं उनको, तो वो लोग इसको विरोध करते हैं और क्या कहलाते हैं? स्वर्गीय, काटा में स्वर्गीय, बराबर है। अब तमे स्वर्गीय को एससी वालों स्वर्गीय के, ओबीसी वालों स्वर्गीय के, सामान्य वालों ये स्वर्गीय के, तो આપણે अलग अर्थ થઈ જાય। अपनी पहचान कैसे हुई? हमारी बोली खत्म, संस्कृति खत्म, समाज व्यवस्था खत्म, तो हम आदिवासी भी नहीं रहेंगे। जब आदिवासी नहीं रहेंगे, आज की तारीख में इतने अधिकार है, इसके बावजूद जबरदस्ती जमीन खरीद रहे हैं, जबरदस्ती जमीन छीन रहे हैं, तो जिस दिन तुम आदिवासी नहीं रहोगे तो तुम्हारे पास झोपड़ा भी नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, हमें गणतंत्र के रास्ते पर ही चलना है, हमें लोकतंत्र के रास्ते पर ही चलना है। यहाँ जितने भाई सुन रहे हैं और वीडियो के माध्यम पे सुनेंगे, उन सबको कहना चाहता हूं, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, देश में जो कानून चल रहा है कानून, और तीसरी बात संविधान, और चौथी बात लोकतंत्र, इसके अलावा किसी भी रास्ते पर हमें नहीं चलना है। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर दो उदाहरण दिए मैंने, विचारों के आधार पर पूरी दुनिया में फैला हुआ, उसी रास्ते पर हमको चलना है। हम सब शिक्षक हैं, हम सब सामाजिक टीचर हैं, सोशल टीचर, सामाजिक शिक्षक है। हमें विचारों का प्रचार करना है, हमें किसी को गाली नहीं देना है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना, लठ मारना तो दूर की बात है। और जो लोग, इसलिए मैंने बोला था, जो सुधरेंगे उनको जोड़ेंगे, और जो जुड़ेंगे उनको शासक वर्ग बनाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए किसी भी तरीके से अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे आदिवासी परिवार में अपन ने लगातार नियम बनाए, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है। तो आज तक आदिवासी परिवार में बिखराव नहीं हुआ, आपस में तू मैं नहीं हुई। 16 मई को जयस बना था और 17 मई को आदिवासी परिवार। ये ध्यान रखा, ये हमारे पश्चिमी भारत के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है, बहुत गर्व करने लायक दिन है, 16 मई और 17 मई। लेकिन जयस में आप लोगों ने देखा होगा, कई भाई आपस में लड़ते रहते हैं, कई पेला नेम के, कई पेला नेम के, होता है कि नहीं होता है? કેટલા જણા જયસ વાળો હાથ ઉછા કરો એટલે ખબર પડે, આટલા है ना। और बहुत सारे भाई हैं, और उन सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, गांव चलाने के लिए नियम की जरूरत होती है। परिवार चलावा नियम नहीं जाए, केर में कटला मन के एटला छोटा बने, ये नियम नहीं कहवा। दाड़ो उगवा तक हुई रे, इन्हें लट पड़ी सके, ये नियम नहीं कहवा। मेरी दादी ऐसा ही करती थी, कार्य उठाड़वानो नहीं, दाड़ो उगी गयो सोरो हुई ले, दैट टॉक इज दीवानी, गोदड़ा सहित। मेरे दादा से लोग नहीं डरते थे, इतना दादी से डरते थे। हमारे परिवार में किसी की हिम्मत नहीं थी दादी के सामने बोल दे। ये नियम नहीं था क्या? नियम था। गांव चलाने का भी नियम था, समाज चलाने का भी नियम था, तो इतना बड़ा संगठन चलाने के लिए भी नियम होना चाहिए। और वो नियम आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, वो तो हमारे पास है। तुम भी हमारे भाई हो, ले जाओ, उसी को लागू करो, बात खत्म। और यदि हो गया तो पश्चिमी भारत का आदिवासी ऐसे हो जाएगा, और पश्चिमी भारत का आदिवासी ऐसे हो गया तो क्या होगा? जय भील प्रदेश। समझ में आएगा नहीं है? अभी महाराष्ट्र से भी फोन आया। क्या फोन आया है? कि नहीं हमारे ये लोग बराबर काम नहीं कर रहे हैं। कौन लोग काम करे, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो कह रहे हैं नहीं आपको आना ही पड़ेगा। ये अभी फिर बात आई, ये 2 एससी की मीटिंग होने के बाद अब फोन पर फोन आ रहे हैं लोगों के
कई लोग और दूसरे ओबीसी के लोग भी बात चल रही है, इंटरनल बात चल रही है, एससी के लोगों से भी बात चल रही है। अब सब लोगों को लगने लगा है ये लोग सही है। पहले लोगों ने भड़काया था, क्या हो भड़काते था, आदिवासी परिवार वाला लोग है, आपने गांव में रहवा नहीं देंगे, ऐसा झूठा प्रचार किया था। कईयों ने ऐसा बोला कि पीटेंगे। ये 4-5 साल हो गया, किसी ने किसी को पीटा ही नहीं, किसी ने किसी को गाली दिया ही नहीं। तो अब लोगों में विश्वास कायम हो रहा है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। तो आप लोग कब शासक बनोगे, जब सभी राजा एक जजम पर बैठेंगे। आज स्पेशल तैयारी करके आया हूं, ये बातें आपने पहले एक साथ कभी नहीं सुनी होगी। आप शासक वर्ग कब बनोगे, जब सभी राजा जजम पर बैठेंगे। ये कैसे संभव होगा, इतिहास काल में था, मैंने अभी उदाहरण दिया, एक संस्थागार में। अब संस्थागार क्या होता है ये भी समझाना पड़ेगा, हिस्ट्री में यही पॉइंट मिलेगा। संस्थागार, संसद, उस जमाने की संसद हुआ करती थी, उसको संस्थागार कहते थे। उसके अंदर 7,700 राजा एक साथ बैठते थे लिच्छवी गण संघ में, और इनमें भी वोटिंग होता था। और वोटिंग का तरीका क्या था, एक लकड़ी होती थी, लकड़ी स्पेशल टैग मारी हुई, वो किसके पक्ष में उसको देते थे, एकत्र करते फिर गिन लेते थे। ऐसा लोकतंत्र था हमारे देश में। तो उसको पुनः लागू करना है, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, उसको पुनः लागू करना है। तो सभी शासक वर्गों को जाजम पर बैठना होगा, ऊपर एक ही टेंट होगा, नीचे भी एक जाजम होगी। इसलिए आदिवासी परिवार ने बहुत पहले नियम बनाया कि मंच पर कोई नहीं बैठेगा, एमएलए होगा, चाहे एमपी होगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी होगा, इसी जाजम पर बैठेगा। ये उदाहरण, यह बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से समाज को समझाने के लिए नियम पर नियम बनाते गए, और आज सबको समझ में आ रहा है। तो ये बात, आप सारी बातें मैंने बता दी। और एक ये आप देख सकते हो, ये जमाबंदी, ये जमाबंदी आपके इलाके की निकाली हुई है। उसमें आपके पूर्वज भील है कि मीणा है, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं, भील ही है, बराबर है। और थोड़ा सा इस विषय पर मैं अब बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन बोल ही देता हूं। तुम्हारी इजाजत है? चलो बोल देता हूं। 1841 में मेवाड़ भील कोर बनी, तब मीणा कौन था? कटला वर्ष था जे अरविंद भाई बोलतो 1841, 125 साल है? कोई था? नहीं था। हल्दी घाटी 1576 में हुआ, कौन था मीणा? कोई नहीं था। इतनी सी बात तो समझ लीजिए, दो सवाल है और कोई सवाल नहीं है। ये बात आप समझेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। और हम लोग समाज को कैसा बनाना चाहते हैं, 2018 में बोला था, ये सफेद कपड़ा है ना, ऐसा हम बनाना चाहते हैं, एकदम पाक साफ मस्त झक्कास। तो आप बनना चाहते हो? ठीक है ना? तो इससे देखो, हम बोल रहे हैं, उससे वो संगठन वालों ने भी सीखा, एससी के लोगों ने, उन्होंने मंच पर किसी को नहीं बिठाया। हमारे जैसे सफेद फ्लैग होता है, ऐसा ही उनका फ्लैग था। ये कल अहमदाबाद में लोग देख के आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो एक साथ खड़े हो जाओ। अरे बच्चे सब आसपास में, सबको बुलाओ। गए पेशाब पानी गए, गर्ल्स आगे आ जाओ बेटा। आप बच्चियां सब यहाँ मोरे हो जाओ, फिट मोरे, केवल लड़कियां यहाँ, गर्ल्स आ जाओ बेटा। और आसपास में जितनी भी लड़कियां गर्ल्स है, सब आ जाओ बेटा।